Student, this is your chapter 5 business studies organizing. Welcome to your own station. मारवाड़ी पढ़ाएगा business studies. Okay, so आज हम पढ़ने वाले हैं आफ्टर प्लानिंग क्या होता है हमने देख लिया, प्लानिंग प्रोसेस देख लिया, सब कुछ देख लिया, टाइप्स ऑफ प्लान देख लिया. अब हमारा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है. जो सेकेंड आपका फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है ऑर्गेनाइजिंग. तो ये ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, चैप्टर नंबर 5 है ये, ठीक है. इट रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, financial and human resources to establish most productive relation for अचीवमेंट ऑफ स्पेशल गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का सीधा सा मतलब ये है कि जब आपने प्लान कर लिया कि आप कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो आपको अब क्या करना है. फॉर एग्जांपल मैंने प्लान कर लिया कि मुझे स्कूल खोलना है, तो अब मुझे स्कूल खोलने के लिए मुझे ऑर्गेनाइज करना है, मुझे इकट्ठा करना है. ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा मतलब होता है इकट्ठा करना, कि मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी स्कूल खोलने के लिए मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे डेस्क बेंच वाले की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कैमरे की जरूरत पड़ेगी, मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी. इन सब चीज़ों का आइडेंटिफाई करना, खोजना कि मुझे किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और फिर खोजने के बाद उन सबको इकट्ठा करके ये सारी एक्टिविटीज़ को उस डायरेक्शन में ले जाना, उस तरफ डायरेक्ट करना कि भाई आपको इस डायरेक्शन में चलना है. सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया, लेबर को इकट्ठा कर लिया, सिक्योरिटी गार्ड को इकट्ठा कर लिया, फर्नीचर बनाने वाले को इकट्ठा कर लिया स्कूल के लिए, टीचर्स को इकट्ठा कर लिया, प्रिंसिपल को इकट्ठा कर लिया. अब सबको डायरेक्ट करना कि भाई मेरा ये गोल है कि मुझे अच्छे से अच्छा स्कूल को चलाना है, अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है. तभी वही मेरा टारगेट है. उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ का जो काम है सबको एक डायरेक्शन में लेके जाना, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. वही लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. आइडेंटिफाइंग क्या क्या आपको करना है, ग्रुपिंग अब आपको एक सारी एक्टिविटीज़ का टीचर्स क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाने वाले क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या करेंगे स्कूल में, सबकी एक्टिविटीज़ को क्या करना, ग्रुप करना, एक जगह लाना इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल मतलब जो भी ज़रूरत है आपको डेस्क बेंच वगैरह की स्कूल में, फाइनेंशियल पैसे से जो भी ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज टीचर्स और प्रिंसिपल की जो ज़रूरत है, सबको एक साथ ला के, सबकी एक्टिविटीज़ को एक साथ ला के, ठीक है, क्या करना, मोस्ट प्रोडक्टिव मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा उनसे काम लेना, ताकि आपका जो स्पेशल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो सके, अचीव हो सके. इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे कैसे इकट्ठा किया जाता है, हम वो पढ़ेंगे. तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमारा पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. अब जब हमने प्लान कर लिया कि हमें स्कूल बनवाना है, तो अब उसको क्या करना है, हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी स्कूल बनवाने के लिए, कौन कौन से फिजिकल टूल, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब हमने क्या कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया. और उस हिसाब से अब हम लोगों को इकट्ठा करके डिवीज़न ऑफ वर्क करेंगे, उनके काम को बांटेंगे. अब प्रिंसिपल साहब, मान लीजिए प्रिंसिपल सर आपने अपॉइंट किया अपने स्कूल में, तो उनको प्रिंसिपल का काम देंगे. टीचर से अपॉइंट किया है कई ठो, तो उनको सिंगल सबको काम देंगे. अब जो सारे काम है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में आप बांटेंगे. यही पहला प्रोसेस है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का. ऑर्गेनाइजिंग का हमारा पहला प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है. आपने खोजा कि आपको किन किन चीज़ों की जरूरत है स्कूल खोलने में. अब आपने सारे काम को उन लोगों में बांट दिया, जो लोग आपके काम करने के लिए आपने जिन लोगों को इकट्ठा किया, जिन रिसोर्सेज को आपने इकट्ठा किया है, उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क हमने पहले ही पढ़ा है कि कैसे सारे सारे काम एक ही आदमी को नहीं दिया जा सकता है, सबको छोटे छोटे काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, सबको छोटे छोटे काम बांटा जाता है. इसको हम कहते हैं, पहला हमारा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब जब आपको क्या करना है, आपको जॉब असाइन करना है. इसमें दो चीज़ें आती हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंट. सेकंड प्रोसेस है आपका ऑर्गेनाइजिंग का. इसमें दो चीज़ें आती हैं,
फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं काम करने वाले उनको एक डिपार्टमेंट में रखा, उसको कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। सेल्स से रिलेटेड आपके जितने लोग हैं उनको आपने एक डिपार्टमेंट में रखा। मार्केटिंग से रिलेटेड आपके जितने लोग हैं उनको आपने एक डिपार्टमेंट में रखा, इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है जब आप डिपार्टमेंट्स का डिवीजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक कंपनी अगर कई चीजों का प्रोडक्शन कर रही है, जैसे एक कंपनी अगर साबुन भी बना रही है, एक कंपनी कॉस्मेटिक्स का सामान भी बना रही है, एक कंपनी मेडिसिन का भी सामान बना रही है, तो उस कंपनी में आपके पास फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक अलग डिपार्टमेंट होगा मेडिसिन वालों के लिए, ठीक है। मान लीजिए कॉस्मेटिक में वही कंपनी कॉस्मेटिक का भी सामान बना रही है, तो प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग से रिलेटेड उनका अपना अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। इसको कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में एकदम अलग डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का और सेल्स का। अगर एक कंपनी कई सेक्टर्स में डील कर रही है, मेडिसिन में भी, कॉस्मेटिक में भी, सब में, तब नेक्स्ट हमारा आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट, अब हमने जब जॉब के लिए सबको वो कर दिया कि भाई ये डिपार्टमेंट बन गया, ये डिपार्टमेंट बन गया, अब हम क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोगों को क्या करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल खोलना है, तो जो फिजिक्स के लायक है टीचर उनको मैंने फिजिक्स पढ़ाने को कह दिया, जो इकोनॉमिक्स के लायक है उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाने को कह दिया, जो प्रिंसिपल बनने लायक है उनको प्रिंसिपल बना दिया, जो स्कूल के चपरासी बनने लायक है उसको स्कूल का चपरासी बना दिया। तो उनके क्वालिफिकेशन, क्वालिटी और स्किल के हिसाब से मैंने क्या किया, उनको जॉब असाइन किया, उनकी ड्यूटीज असाइन की विथ सम ऑथोरिटी के साथ, ठीक है, विथ सम ऑथोरिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजिंग में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब आप किसी को जॉब असाइन करते हैं, जब आप मान लीजिए ए को मैंने जॉब असाइन किया कि तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। अब ए और बी के बीच क्या हो गया, कैसा रिलेशन बना? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। रिपोर्टिंग, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि कौन किसको जवाब देगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसके नीचे आएगा, कौन किसके ऊपर रहेगा, ये सारी चीज़ों का क्या करना, मैच करना। अगर आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आपको उसी के मैचिंग ऑथोरिटी भी उसको देना पड़ेगा, पावर भी उसको देना पड़ेगा डिसीजन लेने का, ठीक है। तब उस समय आपको एक मैनेजेरियल हायरार्की का जनरेशन होता है। मैनेजेरियल हायरार्की आप आगे भी पढ़ेंगे कि कौन किसको जो है आपका कंट्रोल करेगा, कौन किसको जवाब देगा, इसी को हम कहते हैं हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आता है चेन ऑफ कमांड भी आता है, आपने पढ़ा है स्केलर चेन पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, वो सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो सिंपल सा ये रहता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, क्यों क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्यों इतना जरूरी है मैनेजमेंट का, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग पहला है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है कि हर एक टास्क को, जो भी काम है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके लोगों को बांट देता है। एक स्पेशल काम करने के लिए एक ही व्यक्ति को लगाता है। अगर एक स्कूल है तो उसमें फिजिक्स पढ़ाने के लिए एक ही टीचर होगा, बिजनेस पढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए एक ही टीचर होगा। ऐसा नहीं होगा कि अकाउंट्स के सर हैं वो फिजिक्स पढ़ा दिए, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए, बिजनेस पढ़ा दिए, फिजिकल एजुकेशन पढ़ा दिए, इंग्लिश पढ़ा दिए, ऐसा नहीं होगा। सबको अपना अपना काम है, सबके अपने अपने सब्जेक्ट हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, स्पेशलाइज बनाता है, लोगों को क्या करता है, स्पेशलाइज बनाता है, स्पेशल ड्यूटीज देके। जैसे स्कूलों में टीचर्स को एक सब्जेक्ट के लिए ड्यूटीज दी जाती है कि आप फिजिक्स पढ़ाएंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, आप बिजनेस पढ़ाएंगे, आप अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग में भी क्या होता है, आपके लोगों को क्या किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, एक टाइम पे एक ही काम असाइन किया जाता है, जिससे उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आता है। बार बार आप वही काम, बार बार डेली हम लकड़ी काटेंगे तो हम लकड़ी काटने में माहिर नहीं हो जाएंगे, डेली इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने में माहिर नहीं हो जाएंगे, डेली बिजनेस पढ़ाएंगे तो बिजनेस पढ़ाने में माहिर नहीं हो जाएंगे। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, बेनिफिट करता है स्पेशलाइज बनाने में। नेक्स्ट है रोल क्लियरिटी। क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, रोल क्लियरिटी। कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, कौन सा स्कूल में, मान लीजिए मैं स्कूल खोलना
रहा हूँ तो कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, कौन प्रिंसिपल होगा, कौन चपरासी होगा, कौन चेयरमैन होगा, इस सब का रोल क्लियरिटी रहता है। लोगों को पता होता है कि कौन फिजिक्स पढ़ा रहा है, कौन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कौन प्रिंसिपल है, ये सब चीज़ों का रोल क्या रहता है एम्प्लॉयज़ के मन में और क्लियर रहता है। थर्ड क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग क्या इंपॉर्टेंस है, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप मतलब जब आप काम कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके ऊपर भी कोई होता है सुपीरियर आपका, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग बताता है कि कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, कौन टॉप लेवल में है, कौन मिडिल लेवल में है, कौन लोअर लेवल में है, इसका क्लियरिटी कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग क्लियर करता है। वर्किंग रिलेशनशिप बनाता है कि कौन किसको जवाब देगा, कौन किस काम को कंप्लीट करने के बाद किसके पास जाएगा, कौन किसका कहाँ मानेगा, ये सब बताता है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब कि बहुत ही अच्छे से, बिना वेस्टेज के, बिना वेस्ट किए अच्छे से यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज को यूज करना ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो पैसे का रिसोर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयज का रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, किसी भी चीज का बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, हेल्प करता है यूटिलाइज करवाने में। अगर मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे स्कूल में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, बिजनेस पढ़ाना है, तो क्या है, मुझे मालूम है मैं अच्छे से पढ़ा ले जाऊंगा। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किस चीज़ के लिए क्या जॉब असाइन दिया गया है, मुझे फिजिक्स पढ़ाने के लिए भी कहा गया, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए भी कहा गया, मुझे ये भी कहा गया, तो मैं क्या रहूँगा, कंफ्यूज रहूँगा, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं रहेगी और मेरा जो पोटेंशियल, मेरा जो काम करने का जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है वो क्या होगा, खराब होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, जब जॉब अच्छे से असाइन करता है, एक एम्प्लॉय को एक जॉब असाइन करता है तो उससे क्या होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। इससे यूटिलाइजेशन होता है अच्छे से अच्छा रिसोर्सेज का। एम्प्लॉयज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप डिपार्टमेंट बनते हैं कई तरह के, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक होता है, सेल्स डिपार्टमेंट एक होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक होता है, तो सबके लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक कोऑर्डिनेशन और क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस के साथ वर्क में अपने क्या लाते हैं, टाइम के साथ कंप्लीट करते हैं अपनी चीज़ों को और क्या करते हैं, एक अच्छी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है कोऑर्डिनेशन के साथ। तो फंक्शनल डिवीजन और फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने पहले पढ़ा है और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये भी हेल्प करता है हमारा किसमें, कोऑर्डिनेशन करने में और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने में। तो ऑर्गेनाइजिंग की वो प्रोसेस से हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए हमने यहाँ प्रोसेस थे ऑर्गेनाइजिंग के, ये तो ये हेल्प करते हैं किसमें, कोऑर्डिनेट करने में और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, एडॉप्शन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, सभी डिपार्टमेंट को, सभी चीज़ों को, सभी लोगों को अच्छे से सेटअप करता है, सबको ड्यूटी असाइन करता है, सबके डिपार्टमेंट के बारे में बताता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन बताता है। सुपीरियर मतलब होता है बड़ा अधिकारी, सबऑर्डिनेट मतलब होता है बड़े अधिकारी के नीचे काम करने वाले लोग। तो क्या होता है इससे, एडॉप्शन टू चेंज। जो आजकल का इन्वायरमेंट है, जो आजकल का बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसमें अगर कुछ भी चेंज आता है तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से वो ईजी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अडॉप्ट करना। आज जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चला है इस कोविड-19 के दौर में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग के कारण ही है कि ऑर्गेनाइजिंग कर रखा था, कलेक्ट कर रखा था रिसोर्सेज को स्कूल वालों ने और एजुकेशन सिस्टम ने, जिसके तहत आज आप लोग के ऑनलाइन क्लासेस चल पा रहे हैं। नेक्स्ट, एडॉप्ट हमने किया चेंज को इस तरह से। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, जब कोई भी मिस हैपनिंग नहीं रहेगी, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं रहेगी, यूटिलाइजेशन होगा अच्छे से रिसोर्सेज का, कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, रोल क्लियरिटी रहेगा, सब कोई स्पेशलाइजेशन सबके अंदर आती जाएगी, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, या इसको हम कह सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब है जो इंप्लॉयज हैं उनका डेवलपमेंट कैसे करना, उनको कुछ अथॉरिटी देके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब हुआ कि जो इंप्लॉयज हैं उनको कुछ
पावर देके, कुछ पावर देके डिसीजन लेने की, उसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसी के अंतर्गत आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट पर्सनल का मतलब एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब आप उनको कुछ अथॉरिटी देंगे, जब पावर देंगे, उनको भी लगेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो भी डिसीजन ले सकते हैं। इससे क्या होगा? अथॉरिटी देने से क्या होगा एम्प्लॉयज को? वो क्या होंगे, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, लीडरशिप डेवलप होगी, वो भी डिसीजन लेंगे और टाइम पे काम कंप्लीट होगा और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और एक्सपेंशन के पाथ पे आगे बढ़ेगा। दिस वाज होल योर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड बिफोर वी हैड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग करता है, जब वो छोटे छोटे टास्क, बड़े काम को छोटे छोटे जॉब में डिवाइड करता है और उसको असाइन करता है लोगों को, तो उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है ऑटोमेटिकली, जो बताता है कि किसका क्या जॉब पोजीशन है, कौन किसके पास कितनी अथॉरिटी है, डिसीजन लेने की जो है पावर है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास किस एम्प्लॉय के पास डिफरेंट ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते वक्त। यही इसी समय क्या क्रिएट होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। यह इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब क्या होता है? When the managers are performing organizing function, an organizational structure get created automatically, which defines the job position, the authority, responsibility and responsibilities of different employees। ठीक है, दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसपे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड है? जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन मतलब ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त हमने पढ़ा है कि बड़े टास्क को, बड़े काम को छोटे छोटे उसमें एम्प्लॉयज में बांट दिया जाता है स्पेशलाइजेशन लाने के लिए उसके अंदर। जैसे मेरा स्कूल है तो उसमें टीचर्स, इकोनॉमिक्स एक अलग टीचर, एक टीचर पढ़ाएगा, बिजनेस एक अलग टीचर पढ़ाएगा, फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाएगा, ताकि सबके अंदर क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा। एक एक सब्जेक्ट सब लोग पकड़े हुए हैं तो सब लोग एक एक सब्जेक्ट डेली पढ़ाएंगे, वही सब्जेक्ट डेली पढ़ाएंगे तो उनके अंदर क्या आएगा? एक स्पेशलाइजेशन आएगा। इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड लोग रहेंगे। स्पेशलाइज्ड लोग रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा। तो जॉब डिजाइन कैसी होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत जॉब डिजाइन होनी चाहिए कि जिसमें बड़े काम को छोटे छोटे लोगों के बीच एक स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके एक एक लोगों को दे देना चाहिए, ताकि वो उस काम में क्या हो जाए? डेली उस काम को करते करते स्पेशलाइज्ड हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब आप जॉब असाइन करने के बाद अब जो सिमिलर जॉब है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन से रिलेटेड जो जॉब है, उसको वैसे लोगों को एक ग्रुप में कर देना चाहिए। इसी को हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या आता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है, स्पैन का मतलब है कि क्या एक मैनेजर के ऊपर, एक मैनेजर के साथ कितने एम्प्लॉयज रहेंगे, एक मैनेजर के साथ कितने सबऑर्डिनेट्स, कितने एम्प्लॉयज रहेंगे, ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि एक मैनेजर के हाथ में कितना कंट्रोल रहेगा कितने लोगों का, इसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कई चीज़ों पे डिपेंड होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो एक बड़ा स्पैन, एक बड़ा चेन हो सकता है। एक मैनेजर के अंदर में कई सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं अगर आपके प्रोफेशनल हैं मैनेजर। अगर आपके एम्प्लॉयज प्रोफेशनल हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं तो ठीक है। और ये किसके कैपेसिटी और इंटेलिजेंस कैसी है आपके मतलब मैनेजर की, अगर एक अच्छी इंटेलिजेंस है, एक अच्छा मैनेजर है, एक इंटेलिजेंट मैनेजर है, तो वो भी क्या रख सकता है? अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा रख सकता है। यानी कि स्पैन का मतलब होता है एक चेन, एक एम्प्लॉयज की चेन, वो क्या रख सकता है? बड़ी रख सकता है। नेचर ऑफ जॉब, अगर डेली रूटीन जॉब करना है तो उस वक्त भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक मैनेजर के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ज़्यादा सारे हो सकते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके एम्प्लॉय पढ़े लिखे नहीं हैं तो एक स्मॉल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट सही रहता है। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अपनी अथॉरिटी को बांटना, अपनी अथॉरिटी को दे देना, अपनी अथॉरिटी को
अपनी जो अथॉरिटी, अपनी जो पावर है उसको मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एम्प्लॉयज़ को दे देना। ठीक है, जैसे मैं मैनेजर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ स्कूल का, मैंने प्रिंसिपल को कुछ अथॉरिटी दे दी, डेलीगेट कर दी, यानी कि मैंने अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स मैंने प्रिंसिपल को दे दी। प्रिंसिपल ने अपने टीचर्स को अपनी कुछ पावर्स दे दी, इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होने से काम जल्दी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका रिसोर्सेज नहीं वेस्ट होता ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिंपल सा, और लीडरशिप भी जनरेट करता है ये एम्प्लॉयज़ के अंदर, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, और एक कोऑर्डिनेशन, मतलब कि एक उनको लगता है कि हाँ मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ, ये भी जनरेट करता है। सो दिस वाज योर फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट विल बी योर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या आता है, व्हेन एक्टिविटीज और जॉब आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और जॉब, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना जॉब है वो एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए, जैसे सेल्स से रिलेटेड जितने काम हैं, जितने लोग सेल्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब आप ग्रुप करते हैं जॉब को, लोगों को जब आप एक साथ लाते हैं माइंड में रखते हुए कि उनका काम क्या है। अगर एक जैसे काम करने वाले लोग हैं, जैसे प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, तो उनको एक डिपार्टमेंट में रखते हैं आप, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके लिए, एक डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो कहलाता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में बोर्ड, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर क्या आते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम आते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड काम आते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम आते हैं, परचेज से रिलेटेड काम आते हैं। तो सबका अलग अलग मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या बना रखा है, डिपार्टमेंट बना रखा है। ये देखिए, इनसे रिलेटेड जितने लोग होंगे वो सब इसी डिपार्टमेंट में होंगे। परचेज से रिलेटेड जो लोग होंगे, जो रॉ मटेरियल परचेज करते होंगे वो इस डिपार्टमेंट में आएंगे। प्रोडक्शन में जो लेबर लगे होंगे वो इस डिपार्टमेंट में आएंगे। जो पैसे का हिसाब रखते होंगे वो इस डिपार्टमेंट में आएंगे। जो मार्केटिंग करते होंगे वो इस डिपार्टमेंट में आएंगे। तो ये आपका हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर पहला हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसके एडवांटेज क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर के? फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज ये हैं कि ये पहला काम क्या करता है, स्पेशलाइजेशन लाता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई है और डेली डेली वो प्रोडक्शन कर रहा है, डेली डेली प्रोडक्शन कर रहा है, सेम काम कर रहा है, तो उसके अंदर क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। पहला हो गया स्पेशलाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, अच्छे से स्पेशलाइज्ड लोग रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट, इजी सुपरविजन। एक डिपार्टमेंट बना देने से सब डिपार्टमेंट में अलग अलग उनके मैनेजर होंगे जो अपने अपने डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सुपरविजन होगा वो भी क्या होगा, अच्छे से हो पाएगा। देख रेख भी एम्प्लॉयज की अच्छे से हो पाएगी। एक मैनेजर अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने नीचे काम करने वालों को अच्छे से उनका ख्याल रख पाएगा। इजी कोऑर्डिनेशन। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, परचेज डिपार्टमेंट, सबके अलग अलग मैनेजर होंगे, सबके अलग अलग काम करने वाले लोग होंगे, तो उसमें कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से हो पाएगा और जल्दी काम होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर जब होंगे तो मैनेजरियल एफिशिएंसी भी क्या होगी, अच्छी होगी। मैनेजमेंट करने का तरीका भी क्या होगा, अच्छा होगा। इफेक्टिव ट्रेनिंग। इफेक्टिव ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि इस डिपार्टमेंट में क्या होगा, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे तो सबके डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग भी अलग अलग होगी। अलग अलग ट्रेनिंग से जो उनके अंदर काम करने वाले लोग हैं वो भी क्या होंगे, अच्छे से उनको इफेक्टिव ट्रेनिंग मिलेगा, कम समय पे ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का? ऑन द अदर हैंड, अब हम आते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज पे, इन लार्ज चेन कोऑर्डिनेशन डिक्रीज एंड डिलेज इन डिसीजन। अगर बहुत लंबा चेन हो जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत लंबा चेन हो गया, कई डिपार्टमेंट बन गए, प्रोडक्शन के, मार्केटिंग के, मैनेजरियल, फंक्शनल, फाइनेंस, जो है आपका परचेज, इस सब के कई डिपार्टमेंट अगर बन जाएंगे तो काम होते होते जन्मों लग जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। और कहीं हो सकता है कि बीच में अगर कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम किया, मार्केटिंग ने बहुत अच्छा काम किया, फाइनेंस ने गड़बड़ कर दिया, नहीं अच्छा काम किया, तो ये क्या हो गया, इसकी वजह से, इसके कोऑर्डिनेट ना करने की वजह से हमारा जो पूरा चेन था वो क्या हो गया, खराब हो गया। और उसमें प्रोडक्शन में अब देरी आएगी, प्रोडक्ट लॉन्च करने में देरी आएगी, डिसीजन लेने में देरी आएगी, तो कई दिक्कतें आती हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट,
फेल टू सी द प्रोस्पेक्ट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए मेरा स्कूल है, मैंने सेट कर दिया कि मुझे ये टारगेट है मेरा कि मुझे अच्छे से अच्छे बच्चों का एजुकेशन देना है, और मैंने उसमें डिपार्टमेंट सेट कर दिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, इस तरह से मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट सेट कर दिया। वहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट के बीच अच्छी नहीं बन रही है। साइंस डिपार्टमेंट चाह रहा है कि उनके बच्चे टॉप करें, कॉमर्स डिपार्टमेंट चाह रहा है उनके बच्चे टॉप करें, दोनों अपने में लड़े मर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था कि सभी बच्चे अच्छे से टॉप करें, वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो कई बार क्या होता है, अपने अपने डिपार्टमेंट को अच्छा साबित करने के चक्कर में पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो कभी कभी दरकिनार कर देते हैं मैनेजर्स। नेक्स्ट, ये इसका नुकसान है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग्स वेरियस डिपार्टमेंट। बता ही दिया है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट आपस में लड़ गए, कभी कभार झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा। कई डिपार्टमेंट कभी कभी एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ते हैं कि आपकी वजह से ये नहीं हो पाया, आपकी वजह से परचेज डिपार्टमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया इसलिए ये प्रोडक्ट ऐसा बना, इसलिए ये खराब हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया। तो एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ते रहते हैं ये। इससे क्या होता है, जो हार्मनी होती है, जो ब्रदरहुड होता है, एकता होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कॉम्बिनेशन होता है, वो भी खराब होता है। नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेबल नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग अगर कुछ इनसे कहते हैं तो ये मानते नहीं है, ऐसा होता है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। ये आपका हो गया डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में और क्या आता है, सुटेबिलिटी, मतलब कहाँ पे सुटेबल है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल है, और जिसमें बड़े ऑर्गेनाइजेशन वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में है, मतलब एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि जो सिर्फ मेडिसिन, अगर कोई बड़ा कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बना रहा है, उस जगह पे फंक्शनल स्ट्रक्चर काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे काम कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्स एक्टिविटी। मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे, मार्केटिंग अच्छे से काम करे, उस जगह पे ये चल सकता है। ठीक है, दिस वॉज होल योर फंक्शनल स्ट्रक्चर अंडर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर, बाद में देखेंगे। एक बार और मैं आपको बता दूं, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस डिपार्टमेंट्स में जो लोग सिमिलर जॉब कर रहे हैं, सिमिलर काम कर रहे हैं, मैं अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं, मेरा दोस्त भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा है, तो हम दोनों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रख दिया कंपनी ने। यही होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो नेक्स्ट टॉपिक, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करता है तो उस वक्त हम उसे डिविजनल स्ट्रक्चर में बांटते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो मेडिसिन भी बना रही है, कॉस्मेटिक्स के भी सामान बना रही है, और भी चीज़ें बना रही है, तो उस टेक्सटाइल में भी काम कर रही है, तो उस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर में बांटे जाते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है साइज में, एंड इट प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब ये एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और then activities related to one product are grouped under one department, तब एक्टिविटीज एक, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, टेक्सटाइल मतलब कपड़े भी बना रही है, कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, मेडिसिन भी बना रही है, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो एक डिपार्टमेंट में होंगे, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो एक डिपार्टमेंट में होंगे, मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो एक डिपार्टमेंट में होंगे। तो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट होगा, उसको हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसमें आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये देखिए टेक्सटाइल डिपार्टमेंट आ गया, कॉस्मेटिक का अलग आ गया, मेडिसिन का अलग आ गया, सोप अगर बना रही है वो कंपनी तो उसका अलग आ गया। इस तरीके से बांटने पे चीज़ें बहुत अच्छे से काम होता है, और एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट पे कोई भी लेन देन नहीं होता है, लेना देना नहीं होता है, जिससे सब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में
एक से ज़्यादा जो सामान बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, मेडिसिन बन रहा है, कॉस्मेटिक्स का सामान बन रहा है, वो सब अच्छे से अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट की मार्केटिंग करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट का फाइनेंस देखते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट का परचेज देखते हैं। अलग अलग सबका सब कुछ अलग होता है, कोई लेना देना नहीं होता है एक दूसरे से। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के? ये एडवांटेज है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सारे प्रोडक्ट अपने में स्पेशल होते हैं, सारे प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है, किसी का किसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मुझे कॉस्मेटिक्स पे प्रोडक्शन है, कॉस्मेटिक पे पूरा ध्यान देना है तो पूरा का पूरा कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देगा, कोई भी इससे लेना देना कपड़े से नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे, स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, स्पेशल काम होगा। और नेक्स्ट क्या है, फास्ट डिसीजन मेकिंग। अगर मुझे टेक्सटाइल कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे इनके मैनेजर से कोई लेना देना नहीं होगा, कॉस्मेटिक के या मेडिसिन के मैनेजर से कोई लेना देना नहीं होगा, सोप के मैनेजर से कोई लेना देना नहीं होगा, मुझे अपने कपड़े के मैनेजर से लेना देना होगा। और ये जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन खुद ले सकता है, कोई भी अदर डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं होगा इसका। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आपकी जो जवाबदेही है, आप किसको जवाब देंगे ये भी क्लियर रहता है। आप टेक्सटाइल में आपको कोई भी काम करना है, आप कोई भी डिसीजन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में ले रहे हैं तो इसका जो मैनेजर होगा आप उसको जवाब देंगे, ना कि आप इन तीनों के मैनेजर्स को जवाब देने नहीं जाएंगे। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला होता है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है। मान लीजिए मुझे कॉस्मेटिक में प्रोडक्शन को कम करना है तो मुझे सिर्फ कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट से ही मतलब होगा, न कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होगा। फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल को आप लिख सकते हैं फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है इसमें, फास्ट डिसीजन मेकिंग। एक्सपेंशन और ग्रोथ, सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होने की वजह से, सबके अपने अलग अलग मैनेजर होने की वजह से, सबके अपने अलग अलग सब डिपार्टमेंट, जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर में अपना खुद का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, खुद का परचेज डिपार्टमेंट आएगा, खुद का फाइनेंस डिपार्टमेंट आएगा। तो इस तरह होने से काम बहुत ही जल्दी होता है और अच्छे से होता है, और इस तरीके से एक दूसरे डिपार्टमेंट पे लोड नहीं पड़ता। अगर ये डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है तो इस डिपार्टमेंट का कोई भी असर इस पर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि इसका फाइनेंस निकाल के, इसका पैसा निकाल के हम इसमें लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ताकि अगर ऐसा करने लग जाए तो इस डिपार्टमेंट में भी क्या हो जाएगा, असर आएगा और ये भी लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। कंपनी ये सारी एक ही है, ये सारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये एक ही कंपनी में बन रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट सबका अलग अलग है। इससे क्या होता है, एक्सपेंशन और ग्रोथ भी अच्छा होता है। एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अगर लॉस में जा रहा है तो हम इसका फाइनेंस या इसका फाइनेंस या इसका फाइनेंस यूज नहीं कर सकते इस डिपार्टमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबके अलग अलग अपने फाइनेंस है। नेक्स्ट हमारा आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसका डिविजनल स्ट्रक्चर का? पहला है ईच डिपार्टमेंट रिक्वायर्स ऑल रिसोर्सेज। अगर हम ये देखें कि सब डिपार्टमेंट को अपना अलग अलग फाइनेंस पैसा चाहिए होगा, सब डिपार्टमेंट को अपने अलग अलग नौकर चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे, सब डिपार्टमेंट को अपने अलग अलग मैनेजर चाहिए होंगे। इससे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग मशीन मंगानी होगी, हर डिपार्टमेंट में मतलब पूरे के पूरे खर्चे ही रिसोर्सेज के अलग होंगे सारे डिपार्टमेंट के। अगर इन सब को अगर हम एक में रखें, एक ही तरह से काम करवाएं, एक ही मैनेजर रखें तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो भी कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका डिसएडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का कि सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, ये अपने प्रोडक्ट पे सिर्फ फोकस करता है। मेडिसिन है, ये अपने प्रोडक्ट पे सिर्फ फोकस करता है। कॉस्मेटिक है, ये अपने प्रोडक्ट पे सिर्फ फोकस करता है। ये दूसरे डिपार्टमेंट में झांक के नहीं देखते हैं कि उनका क्या हालचाल है। तो एक तरीके का हार्मोनी, जो कॉम्बिनेशन है, जो ब्रदरहुड है, वो कंपनी में नहीं रह जाता है। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कभी कभी क्या होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन डिपार्टमेंट्स में झगड़ा हो जाता है। मेडिसिन वालों को लगता है कि उन्हें कम फाइनेंस मिला है एज अ रिसोर्सेज, कॉस्मेटिक वालों को लगता है कि उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिला है अच्छी तरह से जितना मेडिसिन वालों को मिला है। टेक्सटाइल वालों को लगता है कि इन दोनों डिपार्टमेंट को अच्छा फाइनेंस मिला है, और ये आगे चल के असफलता का भी कारण बन जाता है। मान लीजिए टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अगर लॉस में चला गया तो इसका मैनेजर यही कहेगा कि भाई मुझे इतना रिसोर्सेज नहीं मिला था जितना इन दोनों को मिला था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल के कभी कभी झगड़े का भी कारण बन जाती है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, झगड़े का भी कारण बन जाती है। एलोकेशन का मतलब होता है अलॉट करना, देना,
रिसोर्सेस थोड़ा थोड़ा बांटना, ठीक है, ये आपका हो गया डिसएडवांटेज डिविजनल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम आते हैं सुटेबिलिटी। कहाँ पे ये सुटेबल है डिविजनल स्ट्रक्चर? तो डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल उन जगहों पे है जहाँ पे एक कंपनी है और कई तरीके के प्रोडक्ट बना रही है वो कंपनी। जैसे खेतान है तो खेतान एजुकेशनल में भी काम कर रहे हैं, खेतान के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी आते हैं, खेतान कपड़े में भी काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक मेडिसिन भी बना रहे हैं। तो इस सब जगह पे जो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है वो काम आता है। नेक्स्ट आपका है और किस जगह काम आता है, किस जगह ये सक्सेसफुल है? ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट जहाँ पे एक स्पेशल प्रोडक्ट की जरूरत होती है, एक स्पेशल क्वालिटी की, एक स्पेशल शेप की, एक स्पेशल मेजरमेंट, हर चीज़ एक स्पेशल प्रोडक्ट की जरूरत होती है, उस जगह पे इस सब तरह का स्ट्रक्चर रहता है डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान्स टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं जिनमें जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करना चाहती हैं। लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि आज मैं कपड़ा बना रहा हूँ, मैं अपने लाइन में मैं मेडिसिन भी बनाना चाहता हूँ, मैं कॉस्मेटिक भी जोड़ना चाहता हूँ, मैं साबुन शैम्पू भी बनाना चाहता हूँ। तो ये क्या हो गया, जो कंपनी ऐड करना चाह रही है अपने लाइन ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब वो और भी चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहती है, उसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बढ़िया है। एक बार और सुन लीजिए, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कोई कंपनी डील करती है और उन प्रोडक्ट्स के अपने सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है, उसको कहते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर।